everyone, welcome back to my new video, that is 4 sector model of the circular flow of income। आय का 4 क्षेत्रीय मॉडल, आय प्रवाह का 4 क्षेत्रीय मॉडल, जिसे हम ओपन इकोनॉमी मॉडल भी बोलते हैं, खुली अर्थव्यवस्था का मॉडल। जनरली जितनी भी इकोनॉमीज होती हैं वो सारी की सारी ओपन इकोनॉमीज होती हैं। तो जो ओपन इकोनॉमीज होती हैं उनमें 4 क्षेत्र होते हैं: हाउस होल्ड सेक्टर, घरेलू क्षेत्र, गृहस्थ क्षेत्र भी जिसे हम कह सकते हैं, उत्पादन क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा विदेशी क्षेत्र, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या शेष विश्व क्षेत्र। तो जनरली ये जो मॉडल है खुली अर्थव्यवस्था का मॉडल, ये रियल सिचुएशन से संबंधित मॉडल है, क्योंकि रियलिटी में कोई भी जो अर्थव्यवस्था है वो क्लोज इकॉनमी नहीं है। हर एक अर्थव्यवस्था का किसी न किसी तरह से फॉरेन से रिलेशन होता ही है, विदेशी क्षेत्र से रिलेशन होता ही है। तो कहते हैं कि सभी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो आपस में सभी क्षेत्रों में, इन सभी सेक्टर्स में एक दूसरे से इस तरह से जुड़ी हुई है कि एक क्षेत्र का जो एक्सपेंडिचर है वो दूसरे की इनकम है, या एक की जो इनकम है वो दूसरे का एक्सपेंडिचर बन जाती है। तो एक के जो भुगतान है वो दूसरों की प्राप्तियां, रिसीप्ट्स बनते हैं। तो इस तरह से ये जो चक्रीय प्रवाह है वो निरंतर चलता रहता है, और उसी निरंतर चक्रीय प्रवाह के कारण ही इसे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो वो 4 क्षेत्र वही गृहस्थ, उत्पादक, सरकारी क्षेत्र और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। इससे पहले जो वीडियोस हैं उसमें हमने 2 सेक्टर मॉडल और 3 सेक्टर मॉडल किया है, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 4 क्षेत्र जो मॉडल है उसमें 2 सेक्टर और 3 सेक्टर भी कवर होते हैं। तो अगर किसी ने पहले वो 2 क्षेत्र या 3 क्षेत्र उसको समझ नहीं आया तो इसमें हम वो भी करेंगे कि पहले हाउस होल्ड और प्रोड्यूसिंग सेक्टर का क्या रिलेशन है, फिर उसके बाद हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर का गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन है, फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सबसे पहले हमने 2 सेक्टर लिए, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर। अब हम देखते हैं कि इन दोनों सेक्टर का आपस में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर से लेता है फैक्टर सर्विसेज, जिसे हम लैंड, लेबर, साधन सेवाएं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के रूप में, जिसे हम भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम बोलते हैं। अब हाउस होल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर इन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को देता है फैक्टर पेमेंट, साधन सेवाएं, जिसे हम बोलते हैं साधन सेवाएं, फैक्टर पेमेंट्स। लैंड के बदले में हम उसे देते हैं रेंट, वेजिस, इंटरेस्ट, कैपिटल के बदले में, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। जो साधन सेवाएं दी थी उन सेवाओं के बदले में जो भी हमने फैक्टर साधन आय दी है वो हमने हाउस होल्ड सेक्टर को दे दी। अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने जो भी वस्तु और सेवाएं बनाई उसे हाउस होल्ड सेक्टर के पास आएंगी। वो किसकी फॉर्म में? गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएं और सेवाएं जो भी प्रोड्यूस की हैं उनको हाउस होल्ड सेक्टर परचेज करता है। अब हाउस होल्ड सेक्टर उन वस्तुओं और सेवाओं की पेमेंट करेगा। एरो का देखो ध्यान रखना है कि अब हाउस होल्ड सेक्टर से जो प्रवाह है, फ्लो है, वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ होगा, जिसे हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर या पेमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो ये गुड्स एंड सर्विसेज ली थी उनके ऊपर जो भी खर्चा किया गया है वो यहाँ पर होगा, प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास आ जाएगा वो एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसे हम कह सकते हैं। अब फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होंगे। इसे एक अलग सेक्टर के रूप में नहीं लिया गया है। सेक्टर हमारे पास वही 4 हैं: हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर को एक सेक्टर के रूप में नहीं, क्योंकि हर एक अर्थव्यवस्था में बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते ही हैं। अब हाउस होल्ड सेक्टर अपनी जो सेविंग्स हैं वो यहाँ पर जमा करेगा, बचते, और यही बैंक्स हैं वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को देते हैं इन्वेस्टमेंट या बोरोइंग्स, लोन, बोरोइंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट, लोन्स देते हैं या फिर बोरोइंग्स, लोन, हम इस तरह से इसमें लिख सकते हैं। देखो आप एरो का ध्यान रखना कि फाइनेंशियल सेक्टर या बैंक से प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास जाती हैं उधार या फिर लोन्स। तो ये अभी तक हमने किया 2 सेक्टर मॉडल।
अब जब टू सेक्टर मॉडल के बाद थर्ड सेक्टर आता है, जिसको गवर्नमेंट सेक्टर या सरकारी क्षेत्र हम बोल सकते हैं, सरकारी क्षेत्र। अब देखो हम हाउस होल्ड सेक्टर के साथ देखते हैं, सबसे पहला क्या रिलेशन है। हाउस होल्ड सेक्टर सरकार को पेमेंट करता है टैक्सेस, हम सरकार को पे करते हैं टैक्स। टैक्स किस फॉर्म में, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करते हैं, या फिर हम वेल्थ टैक्स, डिफरेंट जो टैक्सेस हम सरकार को पे करते हैं वो सरकार हाउस होल्ड सेक्टर को, घरेलू क्षेत्र को देता है ट्रांसफ़र पेमेंट्स, हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान क्या होते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स, जिसमें हमारे पास आती है पेंशन, स्कॉलरशिप्स। डायरेक्टली नहीं देता, इनडायरेक्टली। अच्छा, वन थिंग मोर कि ज़रूरी नहीं है हाउस होल्ड जिन लोगों ने टैक्स दिया है उन्हीं लोगों को ट्रांसफ़र पेमेंट्स मिलेगी, ऐसा नहीं होता। ट्रांसफ़र पेमेंट्स, स्कॉलरशिप किसी भी फॉर्म में दी जा सकती है स्टूडेंट्स को, और जो पेंशन है वो किसको मिलती है, जो या तो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, या फिर जो विडोज़ हो उनको पेंशन दी जाती है। तो वो डायरेक्टली टैक्सेस पे करने वालों को नहीं मिलती, बल्कि वो सरकार किसको देती है, घरेलू क्षेत्र में उसके हिसाब से देती है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स पे करती है स्टूडेंट्स को, और वृद्धावस्था पेंशन। तो ये हो गया सरकार का और हाउस होल्ड सेक्टर का रिलेशन। नेक्स्ट हम करते हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर के साथ गवर्नमेंट का रिलेशन। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर, उत्पादक क्षेत्र, सरकार को पेमेंट करता है टैक्सेस, टैक्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, जीएसटी के फॉर्म में प्रोड्यूसिंग सेक्टर से सरकार के पास आते हैं टैक्सेस। और सरकारी, अच्छा, गुड्स एंड सर्विसेज भी आती हैं, आप यहाँ पर भी शो कर सकते हैं कि सरकार जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती है। जो भी वस्तुएं और सेवाएं हैं, गुड्स एंड सर्विसेज भी परचेज की जाती हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज। और उसके बाद जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को क्या देता है, एक तो देता है सब्सिडीज, आर्थिक सहायता, और इसके साथ ही दी जाती हैं जो भी ये खर्चा है, एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो ये गुड्स एंड सर्विसेज ली हैं इनका खर्चा, और एक देता है सब्सिडीज। तो ये हमने गवर्नमेंट के साथ रिलेशन देख लिया प्रोड्यूसिंग सेक्टर का। अब गवर्नमेंट भी अपनी जो सेविंग्स हैं, बचते हैं, वो फाइनेंशियल सेक्टर्स, बैंक्स के पास जमा कराती हैं, और बैंक से पब्लिक डेब्ट की फॉर्म में ऋण लेती हैं, जिसे हम बोराइंग्स बोल सकते हैं या लोन। सरकार भी क्या करती है, डेब्ट लेती है, उधार लेती है, ऋण लेती है पब्लिक सेक्टर से, आरबीआई से, जितने भी बैंक्स हैं उनसे उधार लेती है। तो ये जो अभी तक हमने किया, तो ये थ्री सेक्टर इकॉनमी का किया। अब हमारे पास आता है फोर्थ सेक्टर, दैट इज फॉरेन सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व क्षेत्र। अब शेष विश्व क्षेत्र का हाउस होल्ड सेक्टर के साथ क्या रिलेशन है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर के साथ क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर के साथ। अब हाउस होल्ड सेक्टर के साथ इसका क्या रिलेशन है, यहाँ पर इनको दी जाती हैं नेट फैक्टर पेमेंट्स। तो देखो ये मैंने नेट वर्ड लिखा है, तो पहले आएगा फॉरेन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को जाती हैं नेट फैक्टर पेमेंट्स। अब नेट फैक्टर पेमेंट्स का मतलब क्या है, शुद्ध साधन आय। शुद्ध साधन आय इसका मतलब है कि कुछ फॉरेन के जो लोग हैं, विदेशों से कुछ लोग हमारे यहाँ होंगे, और हमारे इंडिया से या हमारे देश के कुछ लोग बाहर जाकर काम करेंगे। तो जो भी फैक्टर सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, उनका जो बैलेंस होता है या उनका जो एक वैल्यू होती है, उसे हम नेट फैक्टर पेमेंट्स लिखते हैं। नेट का मतलब है कि या तो वहाँ से आया या वहाँ से गया, उन दोनों का जो डिफरेंस है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इसी तरह से जो हाउस होल्ड लोग हैं, जो घरेलू क्षेत्र हैं, उससे कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं, हमें कई बार कोई गिफ्ट्स मिल जाते हैं, कोई भी हेल्प मिल जाती है फॉरेन सेक्टर से डोनेशन की टाइप में, या फिर वहाँ के जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हमारे लिए गिफ्ट्स भेजते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नेट ट्रांसफ़र पेमेंट। यहाँ पर भी नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स वर्ड लिखा है। नेट का मतलब कि कुछ हमने दिया, कुछ उन्होंने दिया, उसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास हो गया नेट ट्रांसफ़र पेमेंट, शुद्ध हस्तांतरण भुगतान। तो सरकार के इसके साथ हाउस होल्ड सेक्टर, घरेलू क्षेत्र और फॉरेन सेक्टर का क्या रिलेशन है, नेट फैक्टर पेमेंट्स, शुद्ध साधन आय,
शुद्ध नेट लिखा तो इट मीन्स जो उनके पास से आया या जो हमने उनको दिया उन दोनों का डिफरेंस। इसी तरह से नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स। अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास क्या है, जो उत्पादक क्षेत्र है वो फॉरेन सेक्टर को कुछ एक्सपोर्ट करता है, कुछ एक्सपोर्ट करता है। तो जो हम एक्सपोर्ट करते हैं इसका मतलब जो हम बाहर निर्यात करते हैं उसकी हमें रिसिप्ट्स मिलती है, उसकी हमें पेमेंट मिलती है। तो जो फॉरेन सेक्टर है वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को देगा एक्सपोर्ट पेमेंट्स। वो क्या देगा, एक्सपोर्ट पेमेंट। जो भी वस्तुएं और सेवाएं हमने बाहर एक्सपोर्ट की हैं तो हमें यहाँ पर मिलेंगी एक्सपोर्ट पेमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं निर्यात से प्राप्त आय। जो भी हमने निर्यात से आय प्राप्त की है वो हमारे पास आएगी निर्यात से प्राप्त आय। और अब जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है अगर उसने कुछ इम्पोर्ट्स किए हैं, जो भी कुछ इम्पोर्ट्स किए हैं, मंगवाया है, इम्पोर्ट्स का मतलब जो भी आयात किया हमने बाहर से, हमें आयात की क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो जो आयात की पेमेंट है वो हमें ये मैंने आपको एक्सपोर्ट पेमेंट लिख दिया, यहाँ पर एक्सपोर्ट रिसिप्ट्स आएगा, एक्सपोर्ट रिसिप्ट्स। और जो पेमेंट्स हैं इंपोर्ट की पेमेंट्स वो जाएंगी फॉरेन सेक्टर की तरफ से, तो वो आ गया इंपोर्ट पेमेंट्स, जिसको हम बोल सकते हैं आयात। जो हमने आयात किए हैं उनका भुगतान, जो भी हमने आयात किए हैं उनका भुगतान वो फॉरेन सेक्टर की तरफ जाएगा। और फॉरेन सेक्टर से को जो भी हमने एक्सपोर्ट्स किए हैं उनसे हमें जो रिसिप्ट्स मिली हैं वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, 4 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अगर आपके पास पूरा ये क्वेश्चन आता है तो आपने इसको कैसे बताना है, सबसे पहले आप मीनिंग बताएंगे, मीनिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, आय के चक्रीय प्रवाह का मीनिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और उसके बाद आप इसमें 2 सेक्टर मॉडल का थोड़ा सा बता सकते हैं कि 2 सेक्टर मॉडल क्या होता है, क्योंकि 2 सेक्टर मॉडल और 3 सेक्टर मॉडल हमने इस डायग्राम में दिखा दिया। फिर हम 3 सेक्टर मॉडल कि उसमें कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, और उसके बाद हम करते हैं 4 सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और जितना अच्छा आपका ये टेबल बनेगा, ये डायग्राम बनेगा, फ्लो बनेगा, उतना ही अच्छा आप इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब जब इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो वो कैसे करेंगे, हम 1 बाय 1। सबसे पहले हम लिखेंगे हाउस होल्ड सेक्टर, घरेलू क्षेत्र। तो घरेलू क्षेत्र की रिसिप्ट्स क्या हैं, उसकी प्राप्तियां कहाँ से होती हैं, और घरेलू क्षेत्र को पेमेंट्स कहाँ देनी पड़ती हैं वो हम सब बताएंगे। जैसे कि घरेलू क्षेत्र को जो रिसिप्ट्स हैं वो कहाँ से मिलती हैं, तो हम लिखेंगे कि घरेलू क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र से साधन आय प्राप्त करता है। घरेलू क्षेत्र सरकारी क्षेत्र से ट्रांसफ़र पेमेंट्स प्राप्त करता है। और जो घरेलू क्षेत्र है वो विदेशी क्षेत्र से नेट फैक्टर पेमेंट्स और नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स प्राप्त करता है। तो जो भी रिसिप्ट्स हमने घरेलू क्षेत्र की यहाँ लिख दी, फिर जो पेमेंट्स की जाएंगी वो हम लिखेंगे घरेलू क्षेत्र गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में, गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपेंडिचर है वो पे करता है, सेविंग्स देता है, ये हमने सेविंग्स फाइनेंशियल सेक्टर में जमा कराता है, और गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्सेस पे करता है। तो इस तरह से हाउस होल्ड सेक्टर। फिर हम इसमें बताएंगे सेकंड जो सेक्टर है आपका, क्योंकि आपके पास ये 20 मार्क्स का या किसी भी तरह से जो भी क्वेश्चन आता है, फिर हम बताते हैं इसमें सेकेंड सेक्टर जो हमारे पास है प्रोड्यूसिंग सेक्टर। प्रोड्यूसिंग सेक्टर की रिसिप्ट्स इसी डायग्राम में से ही हम इसकी रिसिप्ट्स देखेंगे, और फिर हम देखते हैं कि पेमेंट्स कहाँ कहाँ की जाती हैं। लाइकवाइज थर्ड सेक्टर दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र क्या है उसकी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स, और फिर इसी तरह से फॉरेन सेक्टर उसकी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। तो हमने ये सब कुछ बताना है, और लास्ट में आप इसकी इम्पोर्टेंस बता सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व, वो हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस अगर आपके पास 4 सेक्टर मॉडल आता है तो आपने ये सब कुछ बताना है कि 4 सेक्टर मॉडल होता क्या है, और
2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल के बारे में, और फिर आपने सारी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, क्योंकि जस्ट डायग्राम बनाना ही आपका 14-15 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो सफिशेंट नहीं है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट 4 सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।